हाय एवरीवन। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम रिज्यूमे में जो स्ट्रगल्स करते हैं, रिज्यूमे बनाते समय जो हम गलतियां कर देते हैं, उन्हें हमें कैसे ध्यान रखना है, कैसे हमें रिज्यूमे प्रिपेयर करना है। हम कुछ सैम्पल रिज्यूमे भी देखेंगे और सारे इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको देखना है। इस वीडियो से आपको रिज्यूमे में कोई इशू नहीं आएगा, रिज्यूमे आपका काफ़ी बेटर बनेगा और शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो हम लोग सभी स्ट्रगल करते हैं जब जब भी हम रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। और बेसिकली स्ट्रगल हम इसलिए करते हैं क्योंकि रिज्यूमे के बारे में हम ज़्यादा एकेडमिक्स में या कॉलेज में हमें इतना नहीं बताया जाता है। कुछ ओवरव्यू दे दिया जाता है, या तो हम उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, और या फिर हम सीरियसली लेते भी हैं बट काफ़ी सारे पॉइंट्स इतना डिटेल में नहीं बताए जाते हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको डिटेल में सारे पॉइंट्स बताए जाए और कोई इशू ना हो। सो द एजेंडा इज सीवी और रिज्यूमे क्या है हम डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉमन इश्यूज क्या होते हैं यूजुअली बाय फ्रेशर्स। ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स यूजुअली ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सो ये फ्रेशर्स को पूरा वीडियो देखना है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। रिक्रूटर्स जब हमारे रिज्यूमे देखते हैं तो व्हाट दे वांट टू चेक, हाउ डू रिक्रूटर्स चेक सीवीज ऑन जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स पर जब रिज्यूमे देखा जाता है रिक्रूटर से तो वो कैसे देखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। करियर के ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। स्किल सर्टिफिकेशन कैसे मेंशन करना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे मेंशन करनी चाहिए, रेफरेंसेस अदर्स ऑप्शंस जो भी होते हैं रिज्यूमे में वो हम डिस्कस करेंगे, रेफरेंस देना है या नहीं देना है। कवर लेटर के क्या इशू हो सकते हैं, कवर लेटर में क्या लिखना चाहिए। रिज्यूमे के कुछ सैंपल्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिज्यूमे में मिस्टेक्स हैं, रिज्यूमे हम शेयर करेंगे आपसे और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। एक्सपीरियंस कैसे मेंशन करना है, अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसे मेंशन कर सकते हैं, या कोई लाइव प्रोजेक्ट आपने किया है तो उसको कैसे मेंशन कर सकते हैं। एकेडमिक्स और एजुकेशन कैसे दिखाना चाहिए, टेबल फॉर्म में या कैसे, और फिर हमें क्विक चेक देखेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स which we should know. So we will go one by one. So let's first go with the CV और resume. So CV अगर मैं definition की बात करूं तो it's a complete history of your academic credentials. So the length of the document is variable. तो ये मैंने सिर्फ आपके लिए पढ़ा, हमें इसे नहीं जानना है। रिज्यूमे कंसाइज पिक्चर, तो कहना क्या चाहते हैं डेफिनेशन की, सीवी एक आपकी कंप्लीट हिस्ट्री होती है आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की। तो उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। रिज्यूमे कंसाइज पिक्चर होता है, लेकिन इंडिया में क्या है, या फिर अगर मैं जनरली बात करूं कहीं पे भी क्या है, सीवी और रिज्यूमे सेम ही चीज है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। हम सीवी को रिज्यूमे भी बोलते हैं, रिज्यूमे को सीवी। तो हम प्रैक्टिकली बात करेंगे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको सीवी भेज रहा हूँ या रिज्यूमे भेज रहा हूँ। तो इतना हमें टेक्निकली नहीं समझना है डेफिनेशन को लेके कि क्या होता है, तो दोनों हमारे लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोक की बात करूं और मैं कोक लेने जाऊं और कोई कहे कि कोक नहीं है थम्स अप, तो मैं थम्स अप ले लूंगा मार्केट में। सिमिलरली यही है, सीवी और रिज्यूमे में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें हम सेम मान के चलेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस जो है रिज्यूमे की या सीवी, हम कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो मैं रिज्यूमे वर्ड यूज करूंगा। सो रिज्यूमे की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन की, तो हम जॉब में अप्लाई करते हैं। अब रिक्रूटर्स के पास बहुत सारे रिज्यूमे हैं, अब वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे कितने लोगों का इंटरव्यू स्केड्यूल करना है। इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए उसके पास कुछ क्राइटेरिया हो रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने का, उसी क्राइटेरिया को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम रिज्यूमे बेटर दें ताकि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। सो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रिज्यूमे की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे ही अच्छा नहीं है तो रिक्रूटर्स उसे देखेगा भी नहीं, उसे छोड़ देगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जैसे वी स्टार्टेड इन 2013, फिर 2015 में हमने एडो फॉर श्योर पे काफ़ी काम किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। फिर हमने एक रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग का काम स्टार्ट किया जिसमें हम लोग कुछ कंपनीज को रिज्यूमे शेयर करते थे। तो जब हम रिज्यूमे शेयर करते थे तो उससे पहले हम रिज्यूमे रिव्यू करते थे, तो काफ़ी सारे रिज्यूमे ऐसे होते थे जो हम बिना देखे ही छोड़ दिया करते थे। क्यों छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उसमें इतनी मिस्टेक्स होती थी, टाइपो एरर, ग्रामेटिकल एरर, लिखने का तरीका नहीं, तो हमें मन ही नहीं करता था कि हम उसे आगे शेयर कर पाए। क्यों मन करेगा जब उसमें इतनी सिली मिस्टेक्स होंगी। तो फ्रॉम द एक्सपीरियंस वी हैव कलेक्टेड सो मेनी पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस टुडे, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट, बिकॉज मे बी यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दैट, यस मैं भी ये गलती करता हूँ, ये सब आपके माइंड में आ सकता है।
तो लेट्स बिगिन विद द कॉमन इश्यूज. सो द फर्स्ट इज व्हेन वी एडिटिंग समवन एल्स रिज्यूमे. मतलब हमें कोई अपने माइंड में कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं. हमने क्या किया, अपने फ्रेंड का रिज्यूमे उठाया और उसी को हमने मतलब सोचा कि भाई यही मेरा एक फॉर्मेट हो गया और इसी को हमें लेके चलना है. तो उसने जो ऑब्जेक्टिव लिखा वही ऑब्जेक्टिव हमने कॉपी पेस्ट कर दिया. सो दिस इज वेरी रॉन्ग मेथडोलॉजी. हमें पता होना चाहिए कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट हमें करियर ऑब्जेक्टिव करना चाहिए. हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज अ कॉमन इश्यूज ग्रामेटिकल एरर्स. हम देखेंगे कुछ सैंपल्स भी कि कैसे ग्रामेटिकल एरर हम लोग बना देते हैं, टाइपो एरर हमसे हो जाता है, तो हमें उसके लिए प्रूफ रीड करना चाहिए. थर्ड इज अ टू मच इंफॉर्मेशन. मतलब हमसे उसने पूछा कुछ है, जैसे मान लो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और हम उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में बताने लग गए. तो ऐसे भी रिज्यूमे हमने काफी सारे देखे हैं, स्पेशली एट अ फ्रेशर लेवल, कि जिनको नहीं पता होता है और वो उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखने. तो अगर आपको स्टोरी टेलर बनना है तो आप सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे स्टोरी टेलर बनो, उससे पहले आपको स्टोरी टेलर नहीं बनना है. आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है. आपको ये सोचना है कि रिज्यूमे में क्या चीज ऐसी हो जो मैं हाईलाइट कर सकूं, जो रिक्रूटर को दिखे और मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए. अगर आप उसे टू मच इन्फॉर्मेशन दे दोगे, अगर आप उसे ओवरलोड कर दोगे, तो आपका काम बिगड़ सकता है. ओके. द फोर्थ इज इनकरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. हमने कई बार देखा है कि हमारे पास रिज्यूमे आता है और उसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मोबाइल है वो चल ही नहीं रहा है, मतलब वो आउट ऑफ सर्विस है. और कई बार बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल मैं कहूंगा कि ईमेल आईडीज हमें आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, आपके फ्रेंड्स के भी ईमेल आईडी ऐसे हो सकते हैं या फिर आपके खुद के भी हो सकते हैं. अगर आप यूजुअली फ्रेशर्स को नहीं पता होता है तो वो जो ईमेल आईडी उन्होंने बनाया होता है वो ईमेल आईडी वो यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एंजल स्वीट प्रिया, आयरन मैन ऋषभ. सो इस तरह के, ये जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिए हैं. इस तरह के फैंसी ईमेल आईडी या अनप्रोफेशनल मैं कहूँगा ईमेल आईडी हम यूज करते हैं, जो हमें नहीं यूज करने चाहिए. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस मिस्टेक जो हमें नहीं पकड़ में आती, हम एज अ फ्रेशर नहीं समझ पाते कि हम सेम रिज्यूमे हर जॉब में यूज करते हैं. इनफैक्ट एक्सपीरियंस लोगों को भी मैंने देखा है वो सेम रिज्यूमे हर जॉब में करते हैं. अब उनको आलस आता है या उनको पता नहीं है, लेकिन जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रोफाइल के लिए आपको थोड़ा थोड़ा रिज्यूमे चेंज करना चाहिए. तो आपके पास 2 या 3 रिज्यूमे होने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर स्पेसिफिक प्रोफाइल्स. फाइल नेम. जब हम रिज्यूमे सेव करते हैं, कई बार हम रिज्यूमे सेव कर देते हैं रिज्यूमे रिज्यूमे 1. हमें रिज्यूमे प्रॉपर सेव करना है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिज्यूमे सेव करना होगा तो मैं लिखूंगा दीपक गोयल. अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई किया तो दीपक गोयल अंडरस्कोर डिजिटल मार्केटिंग, और द प्रोफाइल जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं अंडरस्कोर करके जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो नाम कर दूंगा. इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दीपक गोयल अंडरस्कोर सीनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्कोर लेट अस से जॉनसन एंड जॉनसन. तो इस तरीके से अच्छा लगेगा रादर देन कि मैंने एक रैंडम सा नाम उसे दे दिया. प्रॉपर फॉन्ट. प्रॉपर फॉन्ट बहुत जरूरी है. हमें कई बार पता ही नहीं चलता हमने क्या फॉन्ट लिया है. कभी हम इटैलिक्स ले लेते हैं, कभी हम बहुत अजीब सा फॉन्ट ले लेते हैं, तो वो भी हम देखेंगे. और फॉर्मेट, कि हमने फॉर्मेट कैसा रखा है उसका, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके. अदर इश्यूज आर which is very commonly seen especially in freshers resume. So when I say freshers it doesn't mean कि working professionals ये गलतियां नहीं करते हैं, but yes, more emphasis इस वीडियो में freshers के हिसाब से रखा गया है. यूसेज ऑफ द राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स. हम लोग कहते हैं कि हमने 1000 कंपनीज में अप्लाई किया, हमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ. अब हमने इतनी कंपनीज में अप्लाई किया, 3 महीने 4 महीने 6 महीने से हम रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है. शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स नहीं ले रहे हैं. ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स क्या होते हैं. शॉर्ट में मैं बता देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेट अस से डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में. और अगर मुझे, मेरे पास पावर बीआई का सर्टिफिकेशन है, तो मुझे पावर बीआई डेवलपर ये सब मेंशन करना चाहिए. डेटा एनालिसिस, ये टर्म्स मुझे यूज करनी चाहिए. तो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में. आप लास्ट तक ये वीडियोस देखिए, उसमें आएगा डिटेल में. मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और उसमें दिखाऊंगा कि मैं कैसे राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स पहचान सकता हूँ. मेंशनिंग लाइक डिसलाइक रिलीजियस व्यूज. रिलीजियस व्यूज हमें नहीं देने होते हैं. लाइक डिसलाइक्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमें नहीं मेंशन करना चाहिए. लाइक डिसलाइक्स, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके लाइक डिसलाइक्स में. इंटरव्यू में वो पूछे तो बात अलग है, बट आपके रिज्यूमे में ये सब चीजें सी. रिज्यूमे क्या है कि 1 पेज का है या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का है, अगर आप एक्सपीरियंस हो. आई विल कंसीडर 1 पेज रिज्यूमे. हम जो रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं वो हम 1 पेज का करते हैं, जो भी हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं. तो 1 पेज के रिज्यूमे में हम ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हमें ये सब मेंशन करना चाहिए, लाइक डिसलाइक्स रिलीजियस व्यूज. ये
अननेसेसरी आपका स्पेस लेता है, आपका स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे में। इससे बेटर होगा कि हम प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ लिखें, अपने स्किल्स को हाईलाइट करें या स्किल्स को एक्सप्लेन करें, रेदर देन हम लाइक डिसलाइक करें। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्क ईमेल, जब हम कई बार मेल करते हैं तो हम सबको एक साथ ईमेल कर देते हैं। हमें थोड़ा सा पर्सनलाइज करना होता है। सब्जेक्ट लाइन में हम जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखें। फिर जो जिसको भी हम भेज रहे हैं, अगर हमें उसे एचआर का नाम पता है तो डियर दीपक, डियर जिसको भी हम एड्रेस करना चाहते हैं वो लिखें। तो उससे थोड़ा सा पर्सनलाइज ईमेल भी जाएगा, थोड़ा सा कस्टमाइज लिख भी सकते हैं हम उसकी ईमेल की बॉडी में कि हमें क्या दिखाना चाहिए। सो बॉडी ऑफ द ईमेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं पीएफए, या हम 2 लाइन लिख देते हैं प्लीज अटैच माई रिज्यूमे, बट हमें थोड़ा सा समराइज करना चाहिए कि हम इस प्रोफाइल के अप्लाई किए हैं ये है, ताकि रिज्यूमे की बॉडी को देख के एचआर को आइडिया लगे कि हाँ ये ईमेल इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी ऑफ द ईमेल में हमें क्या लिखना है। बल्क ईमेल नहीं कर रहा है, बॉडी ऑफ द ईमेल ध्यान रखना है, ये सब हमें ईमेल के पार्ट्स हैं। अब रिज्यूमे में सब में इंपॉर्टेंट है, ये हम चीजें मेंशन नहीं करते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का लिंक देना बहुत जरूरी है। आपको समय पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक दे दिया और लिंक्डइन पे वहां पे कुछ है नहीं। तो लिंक्डइन का जो आप लिंक देंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देना, मतलब ताकि वो आपको क्लिक करके देख सके। हालांकि आपको काफी सारे कंसल्टेंट ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप फेसबुक का लिंक भी दें, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप कोरा पे एक्टिव हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप मीडियम पे हैं या आप किसी भी पोर्टल पे जहाँ पे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, अगर आप ट्विटर पे भी कर रहे हैं, अकाउंट है और आप उस पर अपना एक्टिव हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आपको सोशल मीडिया लिंक्स देने हैं क्योंकि वो आपको और जानना चाहेगा। सो लिंक्डइन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, वो देख सकता है कि आपको ने प्रोफाइल कैसा क्रिएट किया हुआ है, या फिर आपके अगर रिकमेंडेशन है नहीं है लिंक्डइन पे, तो वो सब चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। और सब में इम्पोर्टेंट, हमारी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिस जॉब में अप्लाई किए हैं। जैसे मान लो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेरी अच्छी स्किल्स है, अच्छी स्किल है मेरी, और मैं डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे हाईलाइट करना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरी एसईओ इज अ वेरी गुड स्किल, आई एम एक्सपर्ट इन दैट। सो मैं उसे मुझे मेंशन करना चाहिए वो। रिज्यूमे कई लोग बहुत लेंदी बना देते हैं, 2 पेज से ज्यादा बना देते हैं। वी नेवर रिकमेंड, वी ओनली रिकमेंड 1 पेज रिज्यूमे। और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो आप 2 पेज के रिज्यूमे भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और सजेशंस भी हैं। जैसे मैं आपसे भी समझना चाहूंगा एडिंग अ फोटो, कि हमें फोटो ऐड करनी चाहिए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि हमें फोटो ऐड करनी नहीं चाहिए। यूजुअली फोटोज को हम ऐड नहीं करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, तो हम उसे यूजुअली अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फोटो डालनी चाहिए तो आप पुट कर सकते हैं, बट हम यूजुअली इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। दैट इज टोटली योर चॉइस। मेंशनिंग रिज्यूमे एट द टॉप, मतलब जैसे हमने एक रिज्यूमे बनाया और हमने उसमें टॉप पे लिख दिया रिज्यूमे। नो नीड टू मेंशन द रिज्यूमे, द पर्सन ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ रिज्यूमे। यू आर जस्ट टेकिंग अननेसेसरी स्पेस बाय मेंशनिंग द रिज्यूमे। ठीक है। और जब हम अपना नाम लिखते हैं तो हमें नाम के आगे नेम लिखने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज मेंशन दीपक गोयल तो वो नाम ही है। सिमिलरली फोन के आगे फोन लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेक्स्ट जो है फोन, नेम, ये हमें नहीं लिखने हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। यूजिंग सिंगुलर प्रोनाउंस, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो हमें आई और मी ये सब चीजें रिज्यूमे में नहीं या फिर ईमेल में नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है। राइटिंग पैराग्राफ्स एनीवेयर। अब जैसे हमने कुछ रिज्यूमे बनाया तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हम आज डिस्कस भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने उसे कहीं पे भी कुछ भी पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें फॉर्मेट को बहुत ध्यान रखना है, हमें स्ट्रक्चर बहुत ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पे रिज्यूमे हमारा शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने कुछ भी पैराग्राफ कहीं भी लिख दिया। ये मैंने अभी आप पहले पहले ही बताया था कि ऑलवेज हैव 2 to 3 रिज्यूमे बेस्ड ऑन द प्रोफाइल। सो सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बनाऊंगा। अगर कोई प्रोफाइल सिर्फ एसईओ के लिए है तो मैं एसईओ स्पेसिफिक प्रोफाइल कर दूंगा, एसईओ से रिलेटेड ज्यादा प्रोजेक्ट्स उसमें हाईलाइट करूंगा। तो ऐसे मेरे पास 2 3 रिज्यूमे होने चाहिए। अगर मैं सेल्स के प्रोफाइल में, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की जगह सेल्स, B2B सेल्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं B2B के हिसाब से एक रिज्यूमे रखूंगा। तो मेरे ऊपर है कि मुझे अपने आप को कैसे दिखाना है। तो अगर मैं ही इतना स्मार्ट नहीं हूं तो रिक्रूटर्स मेरे को कैसे शॉर्टलिस्ट कर पाएगा। तो हमेशा क्या करना है आपको, 2 3 प्रोफाइल तैयार रखने हैं। इसमें मेहनत थोड़ी लगती है बट वो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस भी देगी और आपको हेल्प भी करेगी। सो ऑलवेज हैव 2 to 3 रिज्यूमे।
एंड देन टेक प्रोफेशनल सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है तो आप डेफिनेटली लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर आपने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, तो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोफेशनल काफी सारे कंसल्टेंट्स हैं, उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं और इस तरीके से अपना रिज्यूमे स्ट्रांग कर सकते हैं। Let's move to the career objective. Now, this is one example. So, if you see over here, you can see two. I put two things. Let me discuss this first. Here you can see the problems. This is a spelling career. So it should be this career and the spelling is wrong. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेलिंग रॉन्ग है और ये एकदम कॉपी पेस्ट यू नो टेक्स्ट है। लाइक आई वांट अ हाईली रिवॉर्डिंग करियर वेयर आई कैन यूज माय स्किल्स एंड नॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। इसमें गलत कुछ नहीं है, बट कॉपी पेस्ट से और जनरल चीजें लिख के आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आपको प्रोफाइल से रिलेटेड स्पेसिफिक लिखना होगा, जिसमें मैं आगे आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप हम भूल गए हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, फिर यहाँ पे स्पेस देना भूल गए हैं। इंडिविजुअल डॉट आई, इसके बीच में स्पेस आना था। आई वॉन्ट टू वर्क एंड देन दिस इज अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, हम इसमें भूल गए इन नहीं है। आई वॉन्ट टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट एंड डू माई बेस्ट। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने करी। हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे हम एन लगाना भूल गए, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना भूल गए, यहाँ पे हमने करियर की स्पेलिंग गलत लिख दी। ओवरऑल हमने इसे कॉपी कर दिया। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि हम अपनी चीजों को लेके खुद इतने स्पेसिफिक होते हैं, तो हम रिज्यूमे में कैसे इतना जनरल हो सकते हैं, इतना जनरल टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, सो सपोज आई से पापा आई वुड बी हैप्पी टू हैव ब्लैक कलर स्पोर्ट शूज फॉर माई क्रिकेट मैच टुमारो। अब देखिए मैं कितना स्पेसिफिक हूं। आई वुड बी हैप्पी टू हैव ब्लैक कलर स्पोर्ट शूज क्रिकेट मैच टुमारो। आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक। सो आई एम नॉट स्पेसिफिक इन द करियर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये सिर्फ इसीलिए दिया कि हमें लाइफ में जब हम खुद इतना स्पेसिफिक होते हैं अपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें उसी तरह से स्पेसिफिक रहना चाहिए जॉब के हिसाब से, ताकि वो सामने वाले को भी इजीली समझ आए और उसी तरीके से हमें बेनिफिट हो। नाउ स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, हम स्किल्स मेंशन करते हैं, हम सर्टिफिकेशन मेंशन करते हैं। अब इस एग्जांपल में इस तरह से दिखाया है कि कैसे हम उसे मेंशन करें। तो अगर आप देखेंगे तो सपोज मुझे स्किल्स में एक्सेल आता है, मुझे पावर बीआई आता है, मुझे सिक्स सिग्मा आता है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरा अच्छा है और डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छा है। अब मैंने इस टेबल फॉर्म में जो है रिक्रूटर को शो किया। ये रिज्यूमे में से मैंने टेबल फॉर्म में स्किल सर्टिफिकेशन जो मेरा पार्ट है उसमें मैंने एक टेबल फॉर्म में लिख दिया कि ये मेरी स्किल्स हैं और इनको मुझे आता है। अब जिसमें मेरे पास सर्टिफिकेशन है उसमें मैं यस लिख दूंगा, यस 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 यस। इन पांचों में मेरे पास सर्टिफिकेशन है। फिर मैं उस पर्टिकुलर स्किल्स की एक्सपर्टीज भी लिखूंगा। जैसे होता क्या है कि एक्सेल आता है, एक्सेल बहुत वास्ट है। अब कई लोग कहते हैं कि मुझे बेसिक एक्सेल आता है, तब भी वो लिख देते हैं एक्सेल आता है। कई लोग लिखते हैं कि मुझे इंटरमीडिएट टू एडवांस आता है, बट उन्हें इंटरमीडिएट टू एडवांस पूरा नहीं आता है, या फिर उन्हें आता है और कुछ चीज़ों में वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं जो उन्हें मेंशन करना चाहिए, जो जॉब में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब शॉर्टलिस्ट करता हूँ एक्सेल का रिज्यूमे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट उसे वी लुकअप पिवट जरूर आता हो। ठीक है, और अगर उसको ये भी आता हो इंडेक्स मैच डायनेमिक, तो मैं उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट उसके डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि वेलू का पिवट मुझे चाहिए चाहिए था और बाकी चीजें भी उसे आती हैं, उसकी एक्सपर्टीज है। तो अगर आपके पास स्किल्स है और सर्टिफिकेशन है तो उसको ऐसे टेबल फॉर्म में हाईलाइट करो। हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ में या रैंडम लिख देते हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। सिमिलरली पावर बीआई, पावर बीआई मुझे आता है, सर्टिफिकेशन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है आपका डेफिनेटली शॉर्ट लिस्टिंग के चांस बढ़ जाएंगे। एक्सपर्टीज में क्या है, मुझे डेक्स आता है। अब मुझे डेक्स आता है पावर बीआई में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को नहीं आता है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया अपनी एक्सपर्टीज। अगर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया तो पावर बीआई की अगर वहाँ पे 100 रिज्यूमेज भी हैं तो मेरे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने डैश मेंशन किया, डेक्स मेंशन किया है। उसके अलावा जो चीजें यूजुअली पावर बीआई में एक्सपेक्टेड होती है कैंडिडेट से, वो होती है डैशबोर्ड प्रिपरेशन, पावर बीआई रिपोर्ट्स, ये सब चीजें। तो डेफिनेटली अगर मैं ये चीजें हाईलाइट करता हूँ कि भाई मुझे डैशबोर्ड आता है, मुझे पावर बीआई रिपोर्ट्स आता है, तो मेरे को एज अ रिक्रूटर जो है, मैं जो उस रिक्रूटर को इम्प्रेस कर दूंगा कि इसको तो भाई डैक्स आता है, इसको डैशबोर्ड आता है, यही चाहिए हमें,
यही मुझे रिक्वायरमेंट आई है मैनेजर से, तो इसका रिज्यूमे मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से एचआर देखता है। सिमिलरली सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया कि भाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैं बहुत अच्छा यूज कर लेता हूँ। कम्युनिकेशन में मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा है, तो ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं मेंशन करता हूँ इस तरह का स्किल्स। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स ये सब चीज़ें नहीं मेंशन करते हैं। You should feel proud, you should actually mention that your skills, communication skills is good, and if you have a certification that is also good, and you should mention, and then you mention which communication skills, okay, is good। काफी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो रिटर्न कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छा है, तो मैंने वो मेंशन किया, तो बहुत एडवांटेज मुझे इसका मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, यस मुझे आता है, और उसमें मुझे ऑन पेज एसईओ आता है, ईमेल मार्केटिंग आता है, और ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बेसिकली मैंने प्रोफाइल के हिसाब से रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल में कर रहा हूँ, तो मैं क्या मेंशन करूंगा कि भाई मुझे ऑन पेज आता है, अगर वो ऑन पेज का ज्यादा स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपको जेडी पढ़ना चाहिए, जेडी में आपको देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब जेडी में अगर उसने लिखा है कि भाई ऑन पेज एसईओ जरूरी है, तो आप ऑन पेज एसईओ एज ए एक्सपर्टीज मेंशन कीजिए, और आपको आना चाहिए, ये नहीं कि आपने मेंशन कर दिया, आपको आना भी चाहिए, बट ऐसा टेबल फॉर्म में आपको देना है। तो स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, सपोज ये चीज मेरे सामने है एज ए रिक्रूटर, तो मैं इस रिज्यूमे को इजीली समझ सकता हूँ और डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट में बताना। ये जो पोर्शन हमने डिस्कस किया कि हमें टेबल फॉर्म में रखना चाहिए, हमें सर्टिफिकेशन मेंशन करना चाहिए, हमें एक्सपर्टीज मेंशन करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉइंट कैसा लगा। और आप भी ये अगर आप ये रिज्यूमे में नहीं मेंशन कर रहे हैं तो आप इसे मेंशन कीजिए, एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अदर्स काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी जैसा हमने डिस्कस किया, फैंसी एंड प्रोफेशनल नहीं रखना है, ठीक है। फोन नंबर आप पेज के फुटर में रख सकते हो, अगर आपका 2 पेज का है तो भी आप रख सकते हो। अगर पेज फुटर में अगर आप नहीं भी रखते तो पेज में फोन नंबर आपको वैसे भी रिज्यूमे में कहीं रखना है, बट दिस इज ऑप्शनल। अगर आप रखना चाहते हैं पेज फुटर में तो आप रख सकते हो। एड्रेस लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि आपने लोकेशन रख दिया, ठीक है। एटलीस्ट लोकेशन जरूरी है कि आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, जयपुर से हो, बिहार से हो, कहाँ से हो, ये सब आप जरूर लिखिए। और एक एड्रेस का भी आइडिया दे सकते हो। मैंने कई बार देखा है कि सपोज मैं स्टे ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ और मैंने गुड़गांव अप्लाई किया है, तो कई बार कैंडिडेट, कई बार रिक्रूटर मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा अगर मैंने ईस्ट दिल्ली लिखा है, ऐसा होता है। तो ईस्ट दिल्ली लिखने से फायदा भी मुझे जब होगा अगर मैं उसके नियर बाय रहता हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया। कई बार रिक्रूटर देखता है कि ये तो बहुत दूर रहता है, ये कहाँ ट्रैवल करके आ पाएगा, ऐसे सोचता है वो। तो ईस्ट दिल्ली मैं मेंशन करता हूँ, मुझे फायदा है ताकि उसको आइडिया रहे कि ये ईस्ट दिल्ली रहता है, ताकि वो उस हिसाब से डिसीजन ले सके। आई एम ओके, आई कैन मेंशन दैट आई कैन ट्रेवल एनीवेयर, बट स्टिल आई शुड मेंशन द एड्रेस एज वेल। ओके, लोकेशन तो डालना ही डालना है आपको, ठीक है, किस स्टेट से हो, सिटी से, वो तो डालना ही डालना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और एज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ डालें या एज डालें। देखो, एज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग का कैंडिडेट देख रहे हैं और मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है, मेरी एज 30+ है, तो हो सकता है मैं उसमें फॉल ना करूं, मैं उनके क्राइटेरिया में फॉल ना करूं, तो वो मेरे को एज से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये तो 34+ है, इसको छोड़ देते हैं। तो मेरे लिए भी ठीक है ये, तो एज मेंशन करना जरूरी है, उससे वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये इस प्रोफाइल के लिए सुटेबल है भी या नहीं। नहीं तो क्या होगा, अगर आपको किसी और वजह से उसने शॉर्टलिस्ट कर भी लिया, वो वहां नहीं लेगा, तो इट्स बेटर टू मेंशन द एज। अब डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट आपको मेंशन करनी नहीं करनी वो आपकी चॉइस है, मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक मेंशन करता हूँ कि मैं कोई डेट लिखता हूँ कि भाई मैं इस डेट पे हूँ, इस मंथ का हूँ, इस ईयर का हूँ, तो वो कौन सा कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सो इट्स बेटर मैं सिंगल एज, सिंपल से एज लिख देता हूँ कि भाई मेरी एज इतनी है, 25 है, 30 है, 35 है, जो भी है वो लिख देता हूँ, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेगा। So I prefer that. But if you want to mention the exact date of birth, you can mention that as well. If you want to mention both date of birth as well as, you can do that. But I think age is sufficient enough. Now ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट लिंक्डइन का। Although you should mention the Facebook as well. You should mention if you have active on a Twitter or Quora or some other portal like Medium where you write blogs. If you have written blogs on portals, आजकल तो काफी ज्यादा होता है कि भाई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, और अगर आपकी खुद की वेबसाइट भी है या खुद का ब्लॉग लिखते हो तो डेफिनेटली आप उसे मेंशन करो, आपको डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा। बट एटलीस्ट लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंशन हो। लिंक्डइन का प्रोफाइल जब मेंशन हो जब आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल प्रॉपर बनाया हुआ है, ये नहीं कि आपने बस
क्विकली बना दिया और उसमें कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं, आपकी फोटो भी नहीं है वहां पे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर बना के देन उसको लिंक देना है, बट देना जरूर है। मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल रखना जरूरी है आज के टाइम पे। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस आप डेफिनेटली लिखो। जैसे सपोज मुझे इंग्लिश हिंदी आती है तो इंग्लिश हिंदी में दोनों लिखूंगा। साइन डिक्लेरेशन, साइन डिक्लेरेशन आई डोंट थिंक इसे ज़रूरत है, क्योंकि साइन डिक्लेरेशन जो है मैं बता देता हूँ। जैसे ये डिक्लेरेशन होता है, आई डू हियर बाय डिक्लेयर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द, डेफिनेटली मतलब मैं जो डिक्लेयर कर रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी मतलब मेरी ही जिम्मेवारी है, सब कुछ है और मेरी नॉलेज के हिसाब से करेक्ट है। सो इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों नेसेसरी नहीं है? जैसा मैंने बताया कि हमें रिज्यूमे वन पेज का रखना है, या हमें स्पेस को अननेसेसरी चीज़ों से यूज़ नहीं करना है, मतलब यूटिलाइज नहीं करना है इन सब चीज़ों को रख के। यूटिलाइजेशन नहीं है वो, बेसिकली वेस्ट हो गया स्पेस। तो हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है जहां हमें ज़रूरत पड़े। रेफरेंसेस भी रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप यूजुअली कंपनी में जाते हो और वहाँ पे एक फॉर्म भरते हो तो वो उसमें रेफरेंसेस ले लेते हैं, और जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है या फिर आपका सिलेक्शन होने वाला होता है, मतलब आप एक दो स्टेप क्लियर कर चुके होते हो, एक दो राउंड, तब रेफरेंसेस वो देखते हैं। या फिर कई बार जब आपका पूरा सिलेक्शन हो गया, आपको मेल भी आ गया भाई आप ज्वाइन कर लो एंड ऑल, उसके बाद वो रेफरेंसेस अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, रिज्यूमे में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हाँ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिसाइड्स योर प्रोफेशनल वर्क। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड चीजें नहीं लिखनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब बिसाइड्स, प्रोफेशनल वर्क के अलावा, इन एडिशन टू प्रोफेशनल वर्क क्या क्या आप करते हो। जैसे आपने किसी कंपनी, जैसे मैं नीलसन में था, नीलसन में हम लोग मतलब रिसर्च में थे, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह करते थे हम। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और मुझे कंपनी से रिलेटेड ही अगर मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर दिखाना है, तो वहाँ पे एक हंगर एक्शन मंथ था जिसमें हमने एनिमल्स के लिए सब एक्टिविटीज करी थी। कुछ घर से खाना लाए थे, कुछ हमने फंड रेज किया था, और फिर हमने मंकीज को, डॉग्स को, यू नो कुछ जो एनिमल्स हैं उनको हमने जाके खाना वाना दिया था। तो एक्टिविटी का नाम था हंगर एक्शन मंथ। और उस मंथ एक्टिविटी में हमने, हंगर एक्शन मंथ में ह्यूमंस को के साथ साथ एनिमल्स पे भी काफी फोकस किया था, और एनिमल्स के लिए अलग से फंड रेज किया था, और उनको जाके खाना भी खिलाया था। तो वो मेरी प्रोफेशनल वर्क से के अलावा है। ऑल्दो मैंने वो कंपनी में किया है, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई मैंने इस क्लाइंट के लिए ये कर दिया था अलग से जाके, उसको टीम लंच पे ले गया था, उसको डिनर पे ले गया था। दैट इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू योर प्रोफेशनल वर्क आपकी क्या एक्टिविटी हो सकती है, और आपके कॉलेज की भी हो सकती है। अगर आप कॉलेज में ना भी हो, आपने जॉब के साथ साथ किसी एनजीओ को ज्वाइन किया हुआ है, या किसी एनजीओ में आप पार्टिसिपेट करते हो, या किसी स्पोर्ट्स में कर सकते हो, कुछ भी जो आपकी प्रोफाइल में डाइवर्सिटी लाए वो सब आप शो कर सकते हो। या आपने कोई सेमिनार अटेंड किया या सेमिनार दिया है तो वो सब आप मेंशन कर सकते हो। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, हाँ ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि आपके कोई भी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है कि मैंने इस क्लाइंट का काफ़ी अच्छे से डिलीवरी किया, या जो भी सर्विस दी, या मैंने सेल्स टारगेट अचीव किया। तो आपको जब आप, अगर आप किसी कंपनी में हो तो आप कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप कुछ कॉलेज का मेंशन कर सकते हो अचीवमेंट, कि हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया, फंड रेज किया, या कुछ पार्टिसिपेट किया, कुछ कंपटीशन जीता, कुछ भी मेंशन आप कर सकते हो। यूजुअली आप ट्राई करो कि स्कूल लेवल कंपटीशन पे मत जाओ, वो बहुत पीछे हो जाता है। अब आप स्कूल से कॉलेज आ सकोगे, कॉलेज से आप जॉब में आ सको। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपको स्कूल लेवल यूजुअली मेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करेगा। अगर अनटिल अनलेस आपने कुछ नेशनल लेवल पे ना अचीव किया हो तो जरूरत नहीं है ना। और अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेज का या स्कूल का कुछ अगर बहुत आपको हाई लेवल का लगे तो आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आपको अवार्ड्स अचीवमेंट में ट्राई करो कि प्रोफेशनल अचीवमेंट ज़्यादा हो, या फिर जैसे आपने कॉलेज का, मैंने कहा कॉलेज में आपने कोई एक्टिविटी करी हो या वहाँ पे कुछ ऐसा किया हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एकेडमिक भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने मतलब कोई कंपटीशन में कैट का स्कोर अच्छा किया हो, जीआर जीएमएट कुछ भी किया हो, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इंटरेस्ट, हॉबीज, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप ट्रेवल कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, दैट्स गुड, दैट इज गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट उसमें जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके वन पेज रिज्यूमे में स्पेस है तो आप मेंशन कर दो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप ये मेंशन करो। कवर लेटर, अब कवर लेटर में लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, जैसे इसमें देखते हैं हमने भेजा रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये कोई स्कूल का एप्लीकेशन नहीं है कि हमने ऐसे रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम करके लिख दिया। या फिर मतलब वी शुड बी स्पेसिफिक कि हम किसको लिख रहे हैं किसको नहीं लिख रहे हैं। अगर हमें नहीं पता है तो एटलीस्ट हम डियर करके सर लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये जो है किसी को एड्रेस करना चाहिए। जनरल ऐसे रिस्पेक्टेड सर मैडम इज नॉट राइट अप्रोच, दिस इज रॉन्ग।
अब ये विद रिस्पेक्ट टू है, विद रेफरेंस टू है, क्या है, ठीक है ना, जो भी है ये प्रॉपर लिखना चाहिए, जैसे विद रेफरेंस टू। अब जैसे मैंने कहा था ये आई वर्ड नहीं लिखना है, तो विद रिस्पेक्ट टू योर ईमेल प्लीज फाइंड अटैच रिज्यूमे, तो ये मैं मेंशन कर सकता हूँ, आई दीपक गोयल वांट टू सेंड यू माय रिज्यूमे, दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ राइटिंग, एंड पीएफए इज व्हाट इज पीएफए, आई मीन प्लीज फाइंड अटैच। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर लिखनी चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव, हो यहाँ पे अगेन फुल स्टॉप आप भूल गए, चीयर्स लिख दिया आपने, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, सो सिंपली मेंशन रिगार्ड्स रादर देन चीयर्स। आई मीन थोड़ा सा सेफ लेके देखो, चीयर्स आपने कई रिज्यूमे में देखा होगा तो आपको लग रहा होगा चीयर्स भी लिख सकते हैं, बट डजंट मेक सेंस कि आप ऐसे ज्यूम करके लिख दो, आपको सामने वाले का मूड नहीं पता है, तो सेफर साइड के लिए आप रिगार्ड्स लिखो जो थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सब इश्यूज इसमें थे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सपोज 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब ये प्रोफाइल की पिक भी थोड़ी अजीब है, ये मैंने जानबूझ के रैंडमली आपको समझाने के लिए, तो जब आप पिक लो तो थोड़ी प्रॉपर लो, क्लीन लो, ये सब नहीं हो, ठीक है ना, तो पिक प्रॉपर हो, जैसे इसमें क्या है, ये सर्कल सा बना हुआ है, ये व्हाइट पोर्शन है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सिंपल हो, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे 2 ईयर का एक्सपीरियंस का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो अबाउट में एन इंस्टीट्यूट एचआर प्रोफेशनल, सो बेसिकली आई एम अप्लाइंग फॉर एन एचआर जॉब, आई एम एल&डी प्रो, आई एम HRM, आई नो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आई एम अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, तो मैंने मेंशन किया। और ये मैंने ब्रीफली दिया 2 इयर्स का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एन एनजीओ, मैंने एचआर किया हुआ है, PGDM किया हुआ है एचआर में, ये भी मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया एन एस्ट्यूट एचआर प्रोफेशनल विद ऑलमोस्ट 2 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इन वेरियस स्पेशलाइजेशन इन एचआर फंक्शन, मैं जिस पढ़ रहा हूँ आप भी देख सकते हैं, विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू सुपरवाइजिंग द कंप्लीट अफेयर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो मैंने बेसिकली जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स किया L&D प्रो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, लर्निंग डेवलपमेंट, एच आर एम मैंने मेंशन कर दिया, टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट मैंने वो सब भी दिखा दिया कि मैं हूँ इसमें, और यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा समराइज कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने जनरल नहीं लिखा, जैसे हम जनरल करियर ऑब्जेक्टिव या अबाउट की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा और थोड़ा स्पेसिफिक भी लिखा कि भाई ये चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है या इन प्रोफाइल्स के लिए मैं सुटेबल, और मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि मेरे को L&D में भी मैंने इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो कहाँ, ठीक है, ये सब मैंने मेंशन किया उसमें। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जैसे मैंने आइकन लगाया, तो ये चीजें भी अट्रैक्ट करती हैं, बट सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉन्ट साइज, तो इसमें फॉन्ट साइज एकदम सही है, अलाइनमेंट सही है, ठीक है। अ, अगर मैं देखूं तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेरा डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर 2, फिर येस बैंक किस बैंक में, उसका स्टेट किस लोकेशन में, वो मैंने मेंशन किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेजिग्नेशन किस कंपनी है, डेजिग्नेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टेट, ये मैंने लिख दिया, और इसके बाद ये जो है मैंने ईयर, मतलब कि टाइम, कितना मैंने टाइम लिया है, 1.5 ईयर्स। तो इससे क्या फायदा होगा, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, टाइम पीरियड लिखता हूँ कि अगस्त 2021 टू जन 2023, ठीक है, अगस्त 2021 से 2022, और ये मेरा हो गया 1.5 ईयर्स हो गया जनवरी तक। तो अगर मैं 1.5 लिखता हूँ तो एचआर के लिए इजीली हो जाता है कि इसने एज अ असिस्टेंट मैनेजर 2 इयर्स बैंक में 1.5 ईयर्स काम किया है। तो मैंने डेजिग्नेशन लिखी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, मैंने लोकेशन लिखी, मैंने ड्यूरेशन लिखी, प्लस में मैंने काउंट भी करके खुद दे दिया 1.5 ईयर, तो इजी हो गया। उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटीज लिखी कि मैंने HRMS मैनेज किया, मैंने HR रिपोर्ट्स बनाई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज अच्छी करी कि मैंने इसमें 20 इंडक्शन प्रोग्राम्स, 200+ एम्प्लॉयज को मैंने ट्रेनिंग दी, है ना, तो मैंने ये सब मेंशन किया हुआ है, मैंने क्वांटिफाई किया हुआ है। तो जो आप एक्टिविटीज को अगर क्वांटिफाई करते हो, ठीक है, आप क्वांटिफाई समझ रहे हो ना, क्वांटिफाई, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिफाई, QUANTIFY, मैं कह रहा हूँ क्वांटिफाई। तो क्वांटिफाई मैंने किया, तो क्वांटिफाई मैंने इसलिए किया ताकि जो सामने वाला है उसे पता चले मैंने क्या किया, मैंने कितने इंडक्शन प्रोग्राम किए, मैंने 20 इंडक्शन प्रोग्राम किए, मैंने 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, ठीक है ना, मैंने डेटा लेके 1 पेज का मुझे डैशबोर्ड बनाना भी आता है ना, प्लस सिंगल डैशबोर्ड बनाना आता है, तो ये सब मैंने मेंशन किया। तो क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, ड्यूरेशन, ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में ये हाईलाइट कि भाई L&D HRM। तो अगर आप देखोगे तो इस पेज से मुझे एटलीस्ट जो मेरे पेज का स्टार्टिंग का पोर्शन है, ये
काफ़ी चीज़ों में मेरे को हेल्प कर सकता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में। हालांकि जो मैंने इमेज है थोड़ा सा मैं और सिंपल इमेज रख सकता था और क्लीन इमेज रख सकता था अगर मुझे रखनी है तो। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि फोटो थोड़ा सा रखना एक कॉन कंफ्यूजिंग रहता है कि हमें रखें ना रखें, बट अगर मैं रखना चाहता हूँ तो रख सकता था। इसी इसी में अगर मैं आगे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे था मैं की हाइलाइट्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ की हाइलाइट्स में मैंने सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग शो कर दिया ऑन प्रोफेशनली एमएस ऑफिस। अब मैं एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बट मैंने सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, इतना रेलिवेंट नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअली में अगर मैं एचआर में अप्लाई कर रहा हूँ तो एचआर एनालिटिक्स, सिक्स सिग्मा एचआर, या फिर कुछ ऐसा कोर्स जो एचआर में हेल्प करे। जैसे एचआर एनालिटिक्स हम पावर बीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के कोर्स अगर मैं करूंगा तो ज्यादा मुझे फायदा होगा। बट ठीक है, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट था, मैंने मेंशन कर दिया। बट थोड़ा सा स्मार्टली अगर मैं करूँ तो मुझे कुछ एचआर सर्टिफिकेशन करना चाहिए और वो उसमें मेंशन करना चाहिए। अब क्योंकि मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस था तो मैंने कुछ इंटर्नशिप भी मेंशन कर दी। दैट इज ऑल्सो गुड। हॉबीज में मैंने लिख दिया ट्रेनिंग कोचिंग, बट एज आई सेड कि हॉबीज इंटरेस्ट इज नॉट दैट, तो ये ट्रेनिंग कोचिंग मेरे स्किल्स में ही कहीं आ जाएगा। वर्ड मैंने थोड़ा सा हॉबीज ले लिया जस्ट टू मेंशन की भाई मुझे मेंशन करना था तो मैंने कर दिया। बट एज आई सेड ट्रेनिंग कोचिंग मेरे स्किल्स में भी आ सकता है कि मैं ट्रेनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और मेरा स्किल सेट है। अच्छा, इधर आते हैं, इधर हम बात कर रहे थे, ये हमारा हो गया डेजिग्नेशन, रिलेशनशिप मैनेजर, सॉरी, ये हो गया मेरा ऑर्गेनाइजेशन। ये राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ये हो गया मेरा ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए 1 ईयर 2 ईयर जो मैंने वहाँ पे लिखा था, तो उससे मुझे फायदा होता, बट मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा जो भी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 1.5 ईयर, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। तो लिखा होता तो सही रहता। तो मैंने डेजिग्नेशन लिख दी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिख दी, मैंने लोकेशन लिख दी, मैंने ड्यूरेशन लिखी, बट वो नहीं लिखी। आज अब हम आते हैं इसके पार्ट्स में। मैनेज कस्टमर डेटा, क्रिएट एमआईएस रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग 50+। एक चीज मैंने अच्छी करी कि यहाँ पे भी मैंने क्वांटिफाई करता हुआ चला कि मैंने 50+ न्यू रिक्रूट्स को रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करी, 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने ऑर्गेनाइज करे इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो क्वांटिफिकेशन से अगर आप देखोगे तो कितना मतलब वेटेज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वजन आ जाता है आपकी रिज्यूमे में, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत क्वांटिफिकेशन आप कर रहे हो, क्वांटिफाई कर रहे हो चीज़ों को, तो आप एक यू नो एक आइडिया दे रहे हो रिक्रूटर को, भाई ये मैंने किया है। ये नहीं कि मैंने रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग करी न्यू रिक्रूट्स की, कितने रिक्रूट्स, 2 रिक्रूट्स की करी, 10 की करी, 50 की करी, 100 की करी, मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, उसको भी आइडिया रहेगा कि आप। अच्छा, ये मैंने इंटर्नशिप मेंशन कर दी, जैसे इंटर्न edu4show.com, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने 200+ इंटरव्यू किए, तो मेरा पूरा रिज्यूमे एचआर से रिलेटेड ही रहा है। द ओनली प्रॉब्लम कि मैंने सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग में कर लिया। या तो मैं इसको भी ऐसे दिखाता कि जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेट किया तो उसे हाईलाइट करता कि मैंने लिंक्डइन पे कैसे कंपनी की ब्रांडिंग में काम किया, या फिर रिक्रूटमेंट में के में हेल्प किया, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से कैसे रिक्रूटमेंट करने में हेल्प मिली, तो वो सब मैं हाईलाइट कर सकता था, ठीक है। इंटर्न, फिर ये शिक्षा भारत मिशन, ये सब हमने मेंशन किया, वहाँ मैंने फंड रेज किया। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने लोकेशन नहीं लिखी, यहाँ लोकेशन नहीं लिखी। अगर रिमोट है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन तो मेंशन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ईयर नहीं लिखे। की कॉम्पिटेंसी मैंने लिख दी। ट्रेनिंग, अब देखो ये इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। ये मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखा दिया, की कॉम्पिटेंसी दिखा दिया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ये दिखा दिया था, अबाउट में इसका खुद का एक प्रोफाइल आइकन काइंड ऑफ दिखा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे विजुअल मतलब अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, की कॉम्पिटेंसी में मैंने लिख दिया ट्रेनिंग, कोचिंग, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, ये सब मैंने मेंशन कर दिया जो जो मेरे थे, और यही मैंने ऊपर किया हुआ है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी चीज़ें कि ये मेरी की कॉम्पिटेंसी है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन को माई सजेशन कि आप उसे जब भी करो तो आप ऐसे टेबल फॉर्म में दो कि किस ईयर में किया, क्या क्वालिफिकेशन थी। आप क्वालिफिकेशन को पहले भी लिख सकते हो, ईयर को बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ईयर पहले लिख दिया, क्वालिफिकेशन की किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से था, और क्या मेरी डिवीजन थी। अब डिवीजन लिखना थोड़ा सा सही रहता है कि डिवीजन में अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो डिवीजन यूजली आपकी फर्स्ट हो सकती है, ठीक है ना भाई। तो ये एक स्मार्ट मूव है कि आपने ऐसे लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपने स्टैंडर्ड 10th के अगर आपको मार्क्स लिखने को बोले जैसे वहां पे, तो आप बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 भी लिख सकते हो। तो उससे भी आप बच सकते हो कि जैसे मान लो आपने 12th में साइंस लिया और आपके एक सब्जेक्ट में बिल्कुल ही खराब मार्क्स आ गए जिससे आपका ओवरऑल खराब हो गया, तो आप बेस्ट ऑफ 4 लिख दो, तो आप गलत कुछ नहीं दे रहे हो, आप उसे बेस्ट ऑफ 4 बता रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बचने का। अच्छा, इस तरफ आते हैं हम टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। मुझे एक्सेल आता है, मैंने लिख दिया, मुझे एमएस वर्ड आता है, मुझे पावर पॉइंट आता है, तो इसमें मेरी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है। पर्सनल डिटेल में मैंने एज लिख दी, और लोकेशन मतलब मैं एनीवेयर इन इंडिया बेसिकली।
यहाँ पे लोकेशन दिल्ली, यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी लोकेशन के लिए ओपन हूँ, ओपन टू ऑल लोकेशंस। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको करेक्ट होना चाहिए था। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैं अगर देखूँ तो ईमेल लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, और यस ये सब में इंपॉर्टेंट मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल लिख दिया। अब इस पर क्लिक करेगा तो सीधा वो लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाएगा। अगर मैं पीडीएफ में लिंक करके दे रहा हूँ रिज्यूमे को, जब मैं पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ तो मैं लिंक दे सकता हूँ उसे, अदरवाइज वो खुद भी सर्च कर लेगा। उसे मैंने लिंक दे दिया। अच्छा, ये दूसरा एक सैंपल है। सपोज ये 2 ईयर एक्सपीरियंस का था, ये फ्रेशर का था, इसमें मैंने फोटो चेंज करी है। अब इसमें क्या है, इसमें फोटो ठीक थी लेकिन मैंने उसे फॉर्मेट प्रॉपर, मतलब ये जो डिजाइन दे दिया था ये मुझे ठीक नहीं लगा। यहाँ पे क्या है, मैंने काफी थोड़ी कैजुअल पिक ले ली। ठीक है, कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके बैठा हूँ और इस तरीके से जो है, अदरवाइज वैसे फोटो ठीक थी। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि मुझे ठीक लेनी है। अगर अगर इसमें भी मैं देखूं तो मैंने एक चीज अच्छी करी है। तो यहाँ मैंने प्रोफाइल लिया डेटा एनालिस्ट वाले प्रोफाइल का, डेटा एनालिस्ट, सैप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, so ये मैंने 3 चीजें हाईलाइट करी है। अबाउट में मैंने अपना ग्रेजुएशन, अभी फ्रेशर का है तो मैंने बीटेक लिख दिया, जो भी मैंने किया है बेसिकली। और डेटा एनालिस्ट एंथुसियास्ट हूँ मैं, इंटरेस्टेड इन सैप, सर्टिफिकेशन लिया हुआ है मैंने पावर बी में, वो सब मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। और हाईलाइट्स में कर दिया कि ये सब मैंने एक्वायर करी है, ये स्किल्स मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स किया हुआ है, मुझे पावर बी की नॉलेज है, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ ये। अभी फ्रेशर का रिज्यूमे, 90% केसेस में जो हमारे पास रिज्यूमे आते हैं फ्रेशर के, वो एकदम ब्लैंक आते हैं या कॉपी पेस्टेड होते हैं। तो ये एग्जांपल्स, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपने ऐसे इसमें एक 1 पेज के रिज्यूमे में आपने कैसे इसमें हाईलाइट किया कि जो जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अगर आप डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हो और एंथुसियास्ट हो तो आपने उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कर लिया पावर बीआई में। अगर आप सैप में इंटरेस्टेड हो तो आपने सैप से रिलेटेड भी सर्टिफिकेट कर लिया, तो आपने मेंशन करा सर्टिफिकेशन। सेकंड, आपने वो भी मेंशन किया कि जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है कितना क्लीन है। अब देखो ये ना अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट जैसे आप कहते हो ना, ये ऐसे अलाइनमेंट करती है, ये अलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप इसका करियर ऑब्जेक्टिव वैसे देखोगे तो ये काफी क्लीन है। कैसे क्लीन है? ठीक है, कि अगर आप पढ़ते हैं इसे, लुकिंग टू अप्लाई एंड यूटिलाइज माई सैप एम एम एंड पावर बेस्ड स्किल्स टू आर ड्राइविंग एफिशिएंट डेटा सॉल्यूशंस एंड ड्राइंग एक्शनेबल इनसाइट्स। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास सैप की नॉलेज है, मेरे पास पावर बीआई की नॉलेज है, और मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ, उसको मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पे मेरी ये स्किल्स यूटिलाइज हो सके। एंड बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, तो आई मेंशन आई वांट टू गेट अ रोल इन एंट्री लेवल। आई एम ओपन टू गेट अ जॉब इन एंट्री लेवल, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, जहाँ पे मैं डेटा एनालिसिस कर सकूँ, बिजनेस रिपोर्टिंग कर सकूँ, या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट काम कर सकूँ। तो यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अब स्ट्रेंथ मैंने काफी जनरल लिख दी कि मुझे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, आई फॉर डिटेल है, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कुछ जनरल लिख दी, कुछ इंपॉर्टेंट लिख दी, मिक्स मैच। तो इसके लिए आप थोड़ा सा और ढंग से सोच के लिख सकते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस एंथुसियास्ट मेरी इंटरेस्ट है, तो मेरा एंथुसियाज्म भी मेरा इंटरेस्ट है। तो फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे ठीक लगा वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो मैं अच्छे से टीम में भी अच्छे से बिहेव कर सकता हूँ, मेरी आई फॉर डिटेल है तो जो मेरे काम में जरूरी है, तो ये सब मैंने लिखा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आइकन लगाया हुआ है, जैसे करियर ऑब्जेक्टिव में ये लगा दिया, ब्रीफ केस लगा दिया, स्ट्रेंथ में ये मुट्ठी बना के दिखा दिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। ये इंपॉर्टेंट है, स्किल्स में इस तरह से मैंने स्टार बना के, ये आइकन से काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह से रिज्यूमे आपको डिजाइन करना चाहिए, थोड़ा मेहनत लगता है बट आपसे शॉर्ट लिस्टिंग में इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। मैं प्रोफिशिएंट टू एमएस ऑफिस में, जो मैंने यहाँ भी मेंशन किया था। ठीक है, तो मुझे एडवांस एक्सेल की नॉलेज है, मुझे डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने आते हैं, मुझे पावर बीआई रिपोर्ट्स बनानी आती है, मुझे एमएम मॉड्यूल्स की नॉलेज है। अब मैंने लाइव प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो मैंने मेंशन कर दिया। ये सब मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिस कंपनी के साथ भी मैंने सर्टिफिकेशन किया है पावर बीआई में या सैप में, मैंने जहाँ से भी किया है तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स। तो इससे दिखाता है कि हाँ भाई मुझे कुछ कुछ एक्सपीरियंस है। ऑल मैंने किसी कॉर्पोरेट में पेरोल पे काम नहीं किया है, बट मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैंने रियल एक्सपीरियंस लिया है, मैंने बिजनेस रिपोर्ट्स बनाई हैं, मैंने डेक्स बनाया है डैशबोर्ड बनाने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें मैंने काफी मेंशन करी है। तो जो पावर बीआई प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहा है, वो ये सब चीजें समझेगा कि अच्छा इसको तो डेक्स भी आता है डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, विजुअल्स रिपोर्ट्स बनाने के लिए, या इसको पावर बीआई की जो भी चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो इसे आती हैं, तो लेट्स गो विद दिस। तो ये बहुत स्मार्टली एज अ फ्रेशर मैंने रिज्यूमे क्रिएट किया। अब आते हैं सेम चीज वही टेक्निकल प्रोफेशन स्किल, यहाँ पे जैसे हमने मेंशन कर दी। ये टेक्निकल प्रोफेशन स्किल अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये सॉरी पर्सनल डिटेल्स मैंने दी,
ये पर्सनल डिटेल्स दी मैंने, और डेट ऑफ बर्थ में जैसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने इसमें पूरी प्रॉपर डेट दे दी, बट इसमें वैसे भी लिख सकता था कि मेरी एज जो है, अगर मैं 99 के हिसाब से देखूं तो अभी 24 हो जाती। तो ये सब, ये मैंने ईमेल दिया, ये मैंने मोबाइल नंबर दिया, ये मैंने लिंक्डइन दिया, और ये मैंने लैंग्वेजेस लिखी। तो एज अ फ्रेशर मुझे ऐसा लगता है कि ये रिज्यूमे अच्छा है। इसे मैं 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ, क्योंकि इसने काफ़ी चीज़ें अच्छी लिखी हैं, फॉर्मेट अच्छा किया है, फॉन्ट सही लिया है, फॉन्ट टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जहाँ पे हाईलाइट करना था वहाँ पे हाईलाइट किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे हाईलाइट किया, अचीवमेंट्स लिखा है, फिर नीचे जो है उसके बारे में भी लिखा है कि अचीवमेंट्स में मैंने वही लाइव प्रोजेक्ट्स कर लिया है। ठीक है, तो गलत कुछ नहीं किया है इसमें, सब चीज़ें सही हैं। अब अगर मैं देखूं, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया था, ईयर लिखा मैंने, क्वालिफिकेशन लिखी, बोर्ड लिखा, और उसकी परसेंटेज लिख दी, सिंपल। तो एक्स्ट्रा करिकुलम में अब जैसे मैंने क्या किया भाई, मैंने कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, वो मैंने मेंशन कर दिया। मैंने कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल एक्टिविटी, वो मैंने लिख दी। गुड आर्टिस्टिक, तो जो मेरे को जनरली दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया, बट इट्स गुड रादर देन राइटिंग नथिंग, आई मेंशन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एज अ फ्रेशर, जो मुझे ठीक लगा। तो अब हम एक क्विक चेक ले लेते हैं। तो हमेशा हमें क्वांटिफाई करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, हेडिंग को, सब हेडिंग को स्पेसिंग प्रॉपर देनी है, अलाइनमेंट प्रॉपर रखना है, टेबल्स जहां जहां पॉसिबल हो, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे सुपरवाइज, नेगोशिएट, ऑप्टिमाइज, दीज आर द एक्शन वर्ड्स जो मुझे यूज करने चाहिए। एजुकेशनल एकेडमिक जीरो वर्क एक्सपीरियंस गैप, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एजुकेशन में गैप है, एजुकेशन के बाद गैप है, मतलब आपने आईएएस की प्रिपरेशन करी, मेडिकल की प्रिपरेशन करी, आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, तो गैप आ गया किसी भी रीजन की वजह से, तो उसमें मैं कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ? तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, उसमें मुझे इंटर्नशिप और ये लाइव प्रोजेक्ट्स, ये सब मैं मेंशन कर सकता हूँ, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स। और जहां पे भी मेरे को लगता है कि भाई मेरे एकेडमिक मार्क कम है, तो जैसा मैंने पहले बताया, मैं बेस्ट ऑफ 3 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ 3 इन 12th, दिस मार्क्स, बेस्ट ऑफ 3 82, ओवरऑल मेरे हो सकते हैं 67 ही हो या 72। तो दिस इज अ स्मार्ट वे टू शोकेस, जहां पे वो कहता है कि भाई मेंशन करो, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं आपको पूरा ही मेंशन करना है, तो आप करो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट ये दिस इज अ स्मार्ट मूव। अब अगर आपका लो स्कोर है, तो आप उसे कैसे जस्टिफाई करते हो? तो आप उसमें कुछ काउंटर बैलेंसिंग प्रोजेक्ट दिखा दो, या फैमिली बिजनेस बता दो। अगर आप फैमिली बिजनेस बता रहे हो, तो वो आपसे फैमिली बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये नहीं कि आपने लिखने के लिए लिख दिया। तो आपको फैमिली बिजनेस अगर मेंशन करो तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आप बता सकते हो कि भाई मेरा स्कोर इसलिए कमा है क्योंकि मैं कुछ और लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहा था, किसी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहा था कॉलेज में, मैं फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। स्किल सर्टिफिकेशन मैंने बता ही दिया आपको, कि अगर आप एक्सेल मेंशन कर रहे हो, तो आप उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में बता दो कि मेरी एक्सपर्टीज किस में है, डेक्स में है, वीलुकअप में है, डेक्स में है, पावर क्वेरी भी मुझे आता है, या फिर मैं एसईओ में फ्री टूल्स जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे फ्री टूल्स पता है, तो आपने ऐसे स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, वही टेबल फॉर्म है। लेट मी गो बैक, इसकी हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने स्किल्स कैसे मेंशन करी, और उसमें आपको क्या स्पेसिफिक आता है, सर्टिफिकेशन है नहीं है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द सेम स्लाइड हेयर। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। तो हम क्विक चेक में एक चीज और देखेंगे, जो मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, यूज राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देखता है, तो वो कुछ कीवर्ड्स डालता है, तो वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। अगर आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स नहीं है, तो वो आपका जॉब पोर्टल्स पे हो सकता है नहीं रिज्यूमे उसको शो करे। ठीक है, आपको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, जैसे आप डेटा एनालिटिक्स में हो, आपको पावर बीआई आता है, तो आपको मेंशन करना चाहिए, राइट सेंटेंसेस प्रॉपरली फ्रेम करने चाहिए कीवर्ड्स को लेते हुए। तो ये मैं एक बार आपको जो है थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। तो लेट मी शो यू। जैसे सपोज ये Naukri.com है, ठीक है, अभी मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने सिंपल Naukri.com खोला, और मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, मैंने देखा भाई पावर बीआई मुझे आता है, लेट्स सी पावर बीआई क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर्च मारा पावर बीआई का। ठीक है, अब मुझे पावर बीआई के जो है प्रोफाइल्स मिल गए। अब इसमें वैसे मैंने कोई सा भी खोल लिया, लेटर से मैंने फर्स्ट खोल लिया, सेकंड खोल लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ कुछ मिल जाएगा, जैसे कि
डिजाइन टू मीट बिजनेस प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स कि आइडियल कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट फोर। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है डेटा रिपोर्टिंग आना चाहिए, तो ये सब वर्ड्स मुझे, दीज आर द कीवर्ड्स, ये सब वर्ड्स मेरे रिज्यूमे में भी कहीं कहीं होने चाहिए। ठीक है। डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड्स मुझे बनाने आने चाहिए। ठीक है, शुड हैव। तो रिक्रूटर बेसिकली आपसे जेडी में बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो ये कीवर्ड्स आपके उसमें आने चाहिए कि मुझे पावर बी रिपोर्ट्स करना आता है, मुझे पब्लिश करना आता है उनको। ठीक है ना। मुझे सिक्वल सर्वर का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मतलब अगर नहीं है तो आप नहीं मत लिखो, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या कीवर्ड्स रखने चाहिए। हम लोग 99%, चाहे हम फ्रेशर्स हो जो एक्सपीरियंस हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स नहीं रखते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कीवर्ड के साथ साथ हम उस तरह से फ्रेम नहीं करते अपनी जॉब। जैसे मैंने बताया, एक्शन वर्ड्स नहीं लेते। ठीक है, एक्शन वर्ड से क्या होता है कि लगता है कि हाँ भाई प्रोफेशनल जो है कैंडिडेट है जो अच्छे से लिखना जानता है, इतना तो स्टाइल होना चाहिए उसे राइटिंग का कि उसे पता है। ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स वाला पार्ट है कि हम इस तरह से लिखना आना चाहिए हमें, कि हमें जो है, ताकि हम शॉर्ट लिस्ट हो सकें। जैसे रोल क्या है, डेटाबेस डेवलपर इंजीनियर, ये रोल है, लेकिन अगर आप उसका जेडी पढ़ोगे तो यहाँ से आपको काफी सारे कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। हम्म, इसमें हाँ चलो, गोइंग बैक टू, ये हो गया। अब हम बैक टू द प्रेजेंटेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जॉब पोर्टल्स पे जाके रिसर्च करनी है किस तरह की, उसी हिसाब से आपको राइट सेंटेंसेस करने हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपने देखा कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें समझना पड़ेगा, और इसे करने के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ प्रोफेशनल सपोर्ट। प्रोफेशनल सपोर्ट एज इन कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जिसको इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज हो, जो आपको हेल्प कर सके, आपको रिज्यूमे प्रिपरेशन में हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके। इस तरीके से आपको जीडीपीआई की भी तैयारी कर सकता है, आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग दे सकता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोफेशनल सपोर्ट। अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो। सो जैसे एडू फॉर श्योर इज अ पूल ऑफ ट्रेनर्स, वी हैव अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट एज वेल जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो वो भी आप सर्विस ले सकते हो। अदरवाइज दे आर लॉट ऑफ अदर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। और इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, आपकी जॉब लगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप जो कुछ कर सकते हो वो आप करो, या तो आप खुद से करो। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे और एक्सपर्टीज चाहिए रिज्यूमे बनाने में, मुझे जीडीपीआई की या मुझे पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, मेरे कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं जो मुझे कोई बता सकता है, तो आप डेफिनेटली यू टेक प्रोफेशनल सपोर्ट। ठीक है, ऐसा वेट मत करो कि भाई कोई मुझे आके बता जाएगा या मैं कहीं से सुन लूंगा, नहीं। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, लो से कहीं से भी करो, लेकिन करो और कॉन्फिडेंट रहो। अदरवाइज आप खुद से भी उसे कर सकते हो, थोड़ा मेहनत लगा के, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा के, इस तरीके से। सो दिस वॉज अबाउट ऑल अबाउट कि हम लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट बोला क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी सारे पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, जितने ज़्यादा लोगों से आप इसे शेयर करोगे उनको भी फायदा होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, या फिर आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे सर्विस या 1-to-1 काउंसलिंग में, तो आप हमें इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9351155533 पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, और नथिंग टू वरी। रिज्यूमे आज आपने समझ लिया, आप उसको बनाना शुरू करो। अगर आपको रिज्यूमे के कुछ फॉर्मेट चाहिए तो भी आप हमें इस पे ईमेल कर सकते हो, हम आपको जो फॉर्मेट मैंने दिखाया उस तरह के फॉर्मेट दे सकते हो, आप अपनी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।